यस, अब हम पढ़ने वाले हैं आवेशों से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। जहां ऊर्जा का नाम आए वहां सीधा सीधा हम सोचते हैं कार्य के बारे में कि वहां पर कार्य कितना होगा, और जितना कार्य होगा उसके हिसाब से हम उसको बोल देंगे कि इतनी स्थितिज ऊर्जा वहां पर संचित हुई है। बट यहां पर हमें जो ऊर्जा ज्ञात करनी है वह आवेशों के निकाय के कारण ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें आवेशों का एक निकाय बनाना पड़ेगा। तो आवेशों का निकाय बनाने के लिए हमें आवेशों को अनंत से लाना पड़ेगा, और यदि हम किसी आवेश को अनंत से लेकर आते हैं किसी बिंदु तक, तो लाने में कुछ न कार्य किया जाएगा, और वह कार्य ही हम क्या बोल देंगे कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो देखें आप इसको पहले, तो देखिए आप पहले आपको ये लिखना है, आवेशों से बने निकाय की स्थिति में यदि परिवर्तन होता है तो निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। यानी कि आवेशों से बने निकाय है, उस निकाय की यदि हम स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो स्थिति में परिवर्तन करने से हमारे द्वारा कुछ न कुछ कार्य किया जाएगा, और वह किया गया कार्य ही उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। उसके बाद में यदि कार्य यहाँ पे लिखना है आपको, यदि कार्य विद्युत बल के द्वारा किया जाता है, 2 पॉइंट है यहाँ पर, यदि कार्य विद्युत बल के द्वारा किया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है। दूसरी बात है, यदि कार्य बाह्य बल के द्वारा किया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, धनात्मक होगी। ठीक है। अब देखें आगे नेक्स्ट, इसमें हम 2-3 प्रकार की हेडिंग पढ़ने वाले हैं कि एक तो 2 आवेशों से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, 3 आवेशों से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, और n आवेशों से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो पहले हम देखते हैं 2 आवेशों से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। अब देखें कि आपका जो निकाय होगा, आवेशों का जो निकाय होगा, इसमें कितने आवेश उपस्थित होंगे, 2 आवेश उपस्थित होंगे। अब भैया हम आवेशों को लेकर कहां से आए, तो आवेशों को हमें अनंत से लेकर आना पड़ेगा। ठीक है। तो पहले हम इस प्रकार से कल्पना करते हैं कि हमारे पास में 2 आवेश हैं, ये अनंत है, और अनंत पर हमारे पास में 2 आवेश हैं, एक Q1 आवेश है और दूसरा Q2 आवेश है, और दोनों बिंदु की समान है। और इन दोनों आवेशों को हमें अनंत से लेकर आना है कहीं, अनंत से मान लेते हैं इसको बिंदु हम A तक लेकर आना चाह रहे हैं। तो यहां पर मैं एक बिंदु दे दूं A, बिंदु A तक लेकर आना चाह रहे हैं। तो पहले हम Q1 आवेश को अनंत से, Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है। तो लाने में किया गया कार्य, यहां पर किस आवेश को लेकर आ रहे हैं, Q1 आवेश को लेकर आ रहे हैं। फिर हम Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लेकर आ रहे हैं, Q2 आवेश को, और बिंदु A है या फिर बिंदु B है, वो A से R दूरी पर स्थित मान लेते हैं। R से कितनी दूरी पर है, बिंदु A से जो B है वो R दूरी पर स्थित, यानी दोनों के बीच की दूरी R है। ठीक है। अब देखें, ये हमारे पास में एक निकाय बन गया, Q1 और Q2 आवेश से मिलकर एक क्या बन गया, एक निकाय बन गया, और इस निकाय की हमें विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले ज्ञात करनी है ऊर्जा, तो सबसे पहले हमें कार्य ज्ञात करना पड़ेगा। दोबारा सुन लीजिए, पहले हम Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, फिर Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। इन दोनों कार्यों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने से हमारे पास में क्या होगा, कुल कार्य, और ये कुल कार्य ही निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ये बात है। तो दूसरी बात यह है कि कार्य हम कैसे ज्ञात करें। हमारे सामने क्वेश्चन उठता है कि हम कार्य कैसे ज्ञात करें। तो एक सूत्र होता है हमारे पास में विभव का, कि विभव बराबर
कार्य बटा आवेश, यानी कि V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो विभव, ये फॉर्मूला तो कार्य का क्या हो गया, तो कार्य इज इक्वल टू विभव गुणा आवेश, विभव गुणा आवेश। तो हमारे पास में कार्य का फॉर्मूला ही है कार्य ज्ञात करने के लिए। तो हम यहां पर ये लिखेंगे कि Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, इसको हम मान लेते हैं W1 इज इक्वल टू विभव गुणा आवेश। ठीक है, अब ये भाई विभव कहां से आएगा। अब हम बात करते हैं कि विभव का मान हम कैसे लिखें, आवेश का मान कैसे लिखें। आवेश का मान तो आपको वह लिखना है जो आप अनंत से लेकर आ रहे हैं। Q1 आवेश को लेकर आ रहे हैं तो आवेश Q1 लिख देंगे। विभव कौन सा लिखना है कि आप जिस बिंदु पर आवेश को लेकर आ रहे हैं उस बिंदु पर विभव कितना है पहले से, वो लिखना आपको। तो आप बिंदु A तक लेकर आ रहे हैं, तो बिंदु A पर पहले से कितना आवेश उपस्थित है, तो इसका आंसर है 9, कुछ भी नहीं है, 0 है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके चारों ओर कोई आवेश उपस्थित नहीं है। कुछ बच्चों के दिमाग में आया कि इसलिए Q2 तो है ना, Q2 आवेश अभी उपस्थित नहीं है। अभी आप इस पर सोचें कि हमारे पास में ओनली बिंदु A पर Q1 आवेश उपस्थित है। पहले इसको लेकर आएंगे, इसको यहां पे रखा, लाने में कितना कार्य किया वो कार्य ज्ञात करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, बिंदु B पर फिर Q2 आवेश को बाद में लेकर आएंगे, Q2 आवेश को बाद में लेकर आएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब देखें आप विभव का मान, तो W1 इज इक्वल टू विभव, यहाँ बिंदु A पर विभव कितना है पहले से, तो इसका आंसर है 0, 0, क्योंकि यहाँ पर कोई आवेश उपस्थित नहीं है। आवेश उपस्थित नहीं है तो विभव उत्पन्न कैसे होगा, तो विभव कितना है 0 इंटू आवेश कितना आपके पास में Q1। तो कुल मिलाकर बात क्या आई कि आपके पास में W1 इज इक्वल टू क्या आ गया 0, और इसको आप इक्वेशन डाल दीजिए 1। पहला काम आपका इतना यहाँ पर पूरा हो गया। फिर दूसरा कार्य Q2 आवेश को, अब हम किसको लेकर आएंगे, Q2 आवेश को लेकर आएंगे। लिखने के लिए आपको मैं बता दूं, ये आपको नहीं लिखना है, ये आपको नहीं लिखना है, ये ओनली समझने के लिए है। आप ओनली डायग्राम बनाएं, भाषा लिखें, ये लिखें, इक्वेशन 1 लिखें, फिर आप जो आगे जो लिख रहे हैं वो लिखें। अब यही बात आपको दोबारा लिखनी है। यहाँ पर Q1 की जगह क्या लिखना है, Q2 आवेश को अनंत से बिंदु A की जगह लिखना है B तक लाने में किया गया कार्य। तो हम लिख रहे हैं ये, तो Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, तो कार्य W2 इज इक्वल टू वही विभव इंटू आवेश। तो W2 इज इक्वल टू विभव को हम मान लेते हैं V, और आवेश कितना है, यहाँ पर कितने आवेश को लेकर आ रहे हैं, Q2 आवेश को लेकर आ रहे हैं Q2। विभव को हमने V तो मान लिया, बट V का मान कितना होगा, V का मान कितना होगा, ये आपको सोचने वाली बात है। इससे पहले आपने एक पढ़ा था कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करना, उसमें फॉर्मूला क्या आता है V का, वो मुझे बताएं। कि यदि आवेश धनात्मक है तो विभव धनात्मक होता है, यदि आवेश ऋणात्मक है तो विभव क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो क्या आया था आपके पास में विभव का फॉर्मूला, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि V इज इक्वल टू KQ अपॉन R आया था। R क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास में बिंदु आवेश है, मैं दोबारा बता रहा हूं, ये आपके पास में बिंदु आवेश है और इसे आपको बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो आपको इस बिंदु A से P की बीच की दूरी चाहिए, दूरी R है, ठीक है, दूरी R है और आवेश कितना है Q है। तो बिंदु P पर विभव कितना होगा, V इज इक्वल टू KQ अपॉन R। बट हमें क्या चाहिए कि बिंदु B पर विभव कितना है, क्योंकि आप मान लीजिए यहाँ पर Q2 आवेश नहीं है। एक बात सपोज कीजिए आप यहाँ पर Q2 आवेश नहीं है, बट बिंदु A पर Q1 आवेश तो है, तो Q1 आवेश के कारण इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, तो विद्युत विभव भी उत्पन्न होगा। ठीक है, तो हमें यह देखना है कि इस Q1 आवेश से बिंदु B पर उत्पन्न विभव कितना है। तो उत्पन्न विभव कितना है, ये वाला सूत्र लगाएं, V इज इक्वल टू KQ, Q की जगह आवेश कितना है Q1 बट्टा ये डिस्टेंस कितनी है R, तो हम नीचे क्या लिख देंगे, R लिख देंगे। ठीक है,
तो इसको यहां तक लाने में क्या गया कार्य, यानी कि इस विभव के तुल्य होगा। तो हम कैसे लिखें इसको, W2 इज इक्वल टू के Q1 अपॉन R इंटू Q2, यानी कि हमारे पास में कार्य कितना हो गया, W इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R हो गया, इक्वेशन 2। ठीक है, W1 का मान ये है आपके पास में 0, W2 का मान ये है। अब किया गया कुल कार्य, अतः किया गया कुल कार्य, यानी कि W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, दोनों को ऐड कर देंगे तो W1 का मान ये रहा 0 प्लस W2 का मान ये रहा। अरे देखे नहीं आप, साथ साथ में सोचते भी रहें, देखते भी रहें, सोचना जरूरी है। तो W2 का मान ये रहा के Q1 Q2 अपॉन R, तो कुल मिला के W का मान क्या आ गया, W इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R। इसको आप इक्वेशन दे दीजिए थर्ड। अब एक बात हम फिजिक्स में 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं कि है किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो कार्य कितना हुआ हमारे पास में, W। ये लाइन आपको अब आपको याद हो जानी चाहिए कि यह किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। नीचे लिखिए, यह किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। राइटिंग कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रही होगी, बट जो मैं बोल रहा हूं वो तो सुन रहा होगा, वो सुनकर लिख लीजिए कि यह किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, अतः विद्युत स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू W, तो U इज इक्वल टू कितना आ गया, फॉर्मूला आपके पास में के Q1 Q2 अपॉन R। या करके वायु या निर्वात के लिए अब क्या लिखने वाले हैं हम, के का मान लिखने वाले हैं। तो के इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 Q2 अपॉन ये R। लो जी, ये क्या है, दो आवेशों से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना, इस प्रकार से। अब इसके बाद में हम 3 आवेशों से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे और n आवेशों से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। ये इस चैप्टर का सबसे मोस्ट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा समझने के लायक ये टॉपिक है, उसको आप ज्यादा से ज्यादा समझें। अब आगे देखें, 3 आवेशों से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तीन आवेशों से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये अपनी नेक्स्ट रीडिंग है। अब की बार हमें जो निकाय लेना है, उस निकाय में कितने आवेश उपस्थित होने चाहिए, 3 आवेश उपस्थित होने चाहिए, तीनों बिंदु के समान उपस्थित होने चाहिए। पहले वाले में हमने क्या देखा था कि 2 आवेश उपस्थित थे, बट अब की बार कितने आवेश उपस्थित होने चाहिए, 3 आवेश। पहले वाले दोनों आवेशों को हम कहां से लेकर आए थे, अनंत से लेकर आए थे। तो सेम इसी प्रकार से अब भी हम इन तीनों आवेशों को कहां से लेकर आएंगे, अनंत से लेकर आएंगे। बट ध्यान रहे, तीनों को एक साथ लेकर नहीं आएंगे, तीनों को हम बारी बारी से लेकर आएंगे। पहले Q1 को, फिर Q2 को और फिर Q3 को लेकर आएंगे और किसी हम एक निश्चित स्ट्रक्चर पर इनको लाकर व्यवस्थित कर देते हैं। ठीक है, उस स्थिति के अनुसार वहां पर कुल कार्य कितना होगा और जो कुल कार्य होगा वही उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो देखें आप इसको पहले कि हम अनंत से, अब वो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा सीधा मैं सिंपल कर रहा हूं, सीधा सीधा समझते जाएं कि हम सबसे पहले बिंदु ए पर कोई आवेश लेकर आए, उसको मैंने नाम दे दिया Q1 आवेश। ठीक है, फिर हम बिंदु बी पर एक दूसरा आवेश लेकर आए, उसको मैंने नाम दे दिया Q2। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये Q2 आवेश यहां नहीं था, ठीक है, ये Q1 भी नहीं था। सबसे पहले हम Q1 लेकर आए तो यहां पर कोई अन्य आवेश उपस्थित नहीं था, इसलिए बिंदु ए पर भी वो कितना था, 0 था। ठीक है, अब बिंदु ए पर मैंने Q1 आवेश को छोड़ दिया, तो अब इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव उत्पन्न हो जाएगा। तो बिंदु बी पर कुछ विद्युत विभव होगा, किसके कारण होगा, Q1 आवेश के कारण होगा।
ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि अब तीसरा आवेश लेकर आएंगे। मान लीजिए तीसरा आवेश हमें यहां लेकर आना है बिंदु सी पर। ठीक है, तो अब बिंदु सी पर इस Q1 आवेश के कारण भी विभव होगा और इस Q2 आवेश के कारण भी विभव होगा, यानी कि इन दोनों आवेशों के कारण विभव होगा। Q1 आवेश को लेकर आए तो विभव शून्य है, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। Q2 आवेश को लेकर आएंगे तो Q1 के कारण बिंदु बी पर विभव होगा। अब बिंदु सी पर हम Q3 आवेश यदि लेकर आए तो बिंदु सी पर ये इन दोनों आवेशों के कारण यहाँ पर कुछ न कुछ विभव होगा। तो इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखना है। अब इन आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम डिस्टेंस के अनुसार इनको नाम दे देते हैं। जैसे ये R1 है तो ये 1 और 2 है तो इसको हम दे दें R12, और यहां पर ये 2 और 3 है तो इसको हम नाम दे दें R23, और यहां पर ये 3 और ये 1 है तो इस डिस्टेंस को नाम दे दें R31। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है कि Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य इसको हम मान लेते हैं W1। तो W1 इज इक्वल टू कितना है कि विभव कितना है 0, तो विभव गुणा आवेश Q1, तो W1 इज इक्वल टू 0 गुणा Q1, और तो W1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। ठीक है, V का मान 0 है। क्यों? क्योंकि बिंदु A पर पहले से कोई आवेश उपस्थित नहीं है, या बिंदु A के चारों ओर पहले से कोई उपस्थित आवेश नहीं है। ये बात लिखने की जरूरत नहीं, बट आपको समझ में आनी चाहिए क्यों शून्य है, V का मान क्यों शून्य है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और कुछ बच्चे इतने कंजूस हैं कि वीडियोस को लाइक भी नहीं कर रहे हैं, तो वो कंजूस न बने भाई। ठीक है, अब देखें फिर हम क्या करेंगे, अनंत से बिंदु B पर Q2 आवेश को लेकर आएंगे। तो लिखें आप Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, इसको हम लिख लेते हैं W2। तो W2 इज इक्वल टू Q1 के कारण विभव गुणा कौन से आवेश को लेकर आ रहे हैं Q2 को, तो इंटू Q2। तो Q1 के कारण विभव कहां पर बिंदु B पर, वही बिंदु आवेश के कारण वाला फॉर्मूला, वही दोबारा खानी सुनानी पड़ेगी आपको, बट अब की बार नहीं सुना रहा हूं मैं। इस आवेश के कारण Q1 के कारण यहां पर, तो हमें तो डिस्टेंस ही है, डिस्टेंस कितनी है R12 है, आवेश कितना है Q1 है, तो विभव का फॉर्मूला क्या हो गया W2 इज इक्वल टू K Q1 अपॉन डिस्टेंस कितनी है R12, तो R12 इंटू ये आवेश Q2। कुल मिलाकर बात ये हो गई W इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12। इसको इक्वेशन डाल दीजिए 2। अब इसी प्रकार से Q2 आवेश को लेकर आएंगे, इसी प्रकार से हम Q3 आवेश को लेकर आएंगे। तो ये लिख दीजिए Q3 आवेश को अनंत से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य, तो इसको हम लिख देते हैं W3। तो W3 इज इक्वल टू क्या हो गया Q1 प्लस Q2। इन दोनों आवेशों के कारण क्या है विभव, इन दोनों के कारण क्या होगा विभव गुणा किस आवेश को लेकर आ रहे हैं Q3। तो शॉर्टकट में न लेकर इसको थोड़ा बड़ा ही लिख रहे हैं। Q1 आवेश, Q1 के कारण विभव प्लस Q2 के कारण विभव, और गुणा कौन से आवेश को लेकर आ रहे हैं Q3 को, तो गुणा Q3। चलो अब आगे लिखें W3 इज इक्वल टू, पहले आपको लिखना है Q1 के कारण विभव। तो Q1 के कारण विभव कहां पर बिंदु C पर, तो हमें तो डिस्टेंस है, बीच में आवेश कितना Q1 है, डिस्टेंस कितनी है R31 है, तो विभव क्या हो गया K Q आवेश कितना है Q1 के कारण, तो Q1 डिस्टेंस कितनी है बिंदु C से R31, प्लस का चिन्ह है तो प्लस Q2 के कारण, तो Q2 के कारण बिंदु C पर विभव कितना है, तो हमें डिस्टेंस कितनी है R23 और आवेश कितना है Q2, तो क्या हो गया K
Q2 अपॉन R21, 21 नहीं 23, और गुणा आवेश कितना है Q3, तो ये Q3 अंदर मल्टीप्लाई कीजिए Q3 को, तो W3 इज इक्वल टू K Q1 Q3 अपॉन R31 प्लस इसी प्रकार से K Q2 Q3 अपॉन डिस्टेंस कितनी है R23। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये किया गया कुल कार्य आ गया। कौन सा कुल कार्य आ गया कि अनंत से हम किसको लेकर आ रहे हैं, Q3 आवेश को अनंत से बिंदु C तक लाने में किया गया कुल कार्य है। ठीक है, अब इन तीनों आवेशों को यहां तक लाने में, अपनी अपनी स्थिति तक लाने में किया गया कुल कार्य कितना होगा, तो कुल कार्य कितना होगा भाई, W1 W2 और W3, इन तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड कीजिए, आप भी कीजिए। अतः किया गया कुल कार्य, तो W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, मान रख दीजिए सबका। W1 0 प्लस W2 का मान ये रहा, इधर देखिए आप, तो क्या है K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस ये रहा W3 का मान, तो रख दीजिए K Q1 Q3, तो Q1 Q3 अपॉन R31 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। ठीक है, तीनों को ऐड करने के पश्चात क्या है आपके पास में, W इज इक्वल टू ये आ गया, W इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R31 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। हो सकता है कि कई बार ये 1 2 1 2 3 ये इसमें कोई लिखने में मिस्टेक हो जाए, अपने दिमाग में पिक्चर तो सही चल रही है बट लिखने में हाथ गलती कर दे, तो आप उसका भी ध्यान रखें थोड़ा। 1 2 है तो नीचे 1 2, 1 3 है तो 3 1, एक ही बात है, 3 1, इसको पहले 3 लिख सकते हैं, 1 एक ही बात है। ठीक है, और ये सेम है। फिर हमें लास्ट में एक लाइन लिखनी पड़ती है, अतः यह किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो ये लाइन लिखें, अतः यह किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः W इज इक्वल टू U, या पहले इस U को लिख लें, U इज इक्वल टू W, तो U इज इक्वल टू कितना हो गया, ये दोबारा लिखना पड़ेगा भाई, लिख दूं क्या मैं, लिखना पड़ेगा इसमें क्या है, तो Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R31 प्लस K Q2 Q3 R23। तो यह किया गया कुल कार्य और किस में संचित हो रहा है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है। कौन सी विद्युत स्थितिज ऊर्जा है भाई, 3 बिंदु आवेशों से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, अब यदि हम 3 की जगह क्या लें, n आवेशों से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, n आवेशों से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, n आवेशों से बने निकाय की विद्युत स्थितिज, n आवेशों से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म है, इस वाली टर्म को मैं यहीं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं। अब इसके नीचे क्या लिखना है, वो ये लिखना है ताकि टाइम कम लगे, वीडियो छोटा बने। कोशिश ये रहती है कि वीडियो छोटे बने, और छोटे वीडियो बने तो आपको देखने में कम टाइम लगे, बात उतनी होती है। तो प्लस देश देश प्लस, यहां पर आप लिख सकते हैं के, और लिखेंगे तो बट यहां पर कौन सा लिखेंगे, के Q1 QN, एक तो QN लिख देंगे भाई, एक तो हम क्या लिख देंगे, QN लिख देंगे, और अपॉन RN लिख देंगे। अब एक आवेश कौन सा लिखेंगे, वो समस्या है।
वो हमारी समस्या है। तो वो समस्या क्या है कि वो लिखेंगे Qn-1, Qn-1, Qn-1 और यहां पर भी ये भी R1 लिखते हैं ऐसे ही, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे N-1। ठीक है, बट इसको समेशन के रूप में लिखना इंपॉर्टेंट है। अब इतनी लंबी लाइन थोड़ी लिखोगे, समेशन के रूप में लिख लीजिए इसको। तो U इज इक्वल टू K को तो मैं बाहर लेता हूं, K समेशन स्ट्रेट क्या है आपके पास में Q अपॉन R। देखो एक चीज रिपीट हो रही है, Q के समय रिपीट है तो के को मन कॉमन ले लिया, बट यहाँ पर रिपीट दूसरा आ रहा है। 1 के बाद में यहाँ पर 2 आया है, ठीक है, इधर फिर 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी ये वाली संख्या भी चेंज हो रही है, नीचे भी जो डिस्टेंस है 1 2 3 1 जो भी है अलग अलग चेंज हो रही है। तो हम इसको ये मतलब कहने का मतलब है 2 टर्म्स आ रही हैं, एक तो हम आई के पदों में मान लें और दूसरी हम जे के पदों में मान लें, और एक इधर आई के पदों में मान लें और दूसरी यहाँ पर जे के पदों में मान लें। तो आई का मान कहां से लेकर कहां तक चलेगा, तो आई इज इक्वल टू 1 to n और जे का भी मान क्या चलेगा 1 to n। किसी भी कंडीशन में आई इज नॉट इक्वल टू जे, यानी कि किसी भी कंडीशन में आई और जे के मान दोनों एक समान नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आई का मान 1, जे का मान भी 1 लिख दिया, तो ये R11 हो जाएगा। तो जैसे R22, R11, R33, तो ये वाले स्टेप आपको नहीं लिखने, इनको क्या करना है, आपको इग्नोर करना है। ठीक है, तो किसी भी कंडीशन में आई और जे का मान इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको दिख रहा है कि नहीं इक्वल नहीं दिख रहा, तो इक्वल नहीं है। बट एक दिक्कत हो सकती है कि आपने एक बार आई का मान लिख दिया 1 और जे का मान लिख दिया 2, दूसरी बार आप ऐसा लिख सकते हैं कि आई का मान 2 और जे का मान 1। ठीक है, तो कहने का मतलब ये एक बार आपने ऐसे लिख दिया R12 और दूसरी बार आपने ये लिख दिया R21, तो ये भी हमारी समस्या आएगी यहाँ पर। यानी कहने का मतलब है कि R12 R21 इस प्रकार की ये वाली जो स्टेप है डबल आएगी, ये भी स्टेप डबल यानी कि प्रत्येक स्टेप क्या आएंगी डबल आएंगे। तो हमें तो डबल स्टेप नहीं लेनी, हमें तो स्टेप क्या लेनी है, सिंगल स्टेप लेनी है। तो सिंगल स्टेप लेनी है, इसके लिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं 1/2 लगा रहा हूं। यानी कि 1/2। 1/2 का मतलब ये नहीं है कि इस संख्या से मैं 1/2 को गुणा करना है, ये कतई नहीं है। यहाँ पर 1/2 का मतलब ये है कि इधर जितनी भी जो स्टेप आ रही हैं उन स्टेप की हमें आधी स्टेप लेनी है। जो स्टेप डबल आ रही हैं, इस प्रकार से जो स्टेप आ रही हैं उनमें से हमें किसी एक स्टेप को रखना है, वो अपनी मर्जी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये n आवेशों से बने निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा का ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये कैसे आया कैसे नहीं आया, इसके लिए आपको वीडियो को थोड़ा सा बैक करके दोबारा इसको प्ले करके देखें। ठीक है, जब तक इसको देखना बंद न करें तब तक आपको ये पूर्ण रूप से समझ में नहीं आ जाए। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो उसका कोई दूसरा तरीका बताऊंगा मैं। ठीक है, वैसे कोई बात नहीं है, समझ में आ जाएगा, इजी है। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। और दूसरी बात यह है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब एक ही बार करना है, यदि आपने पहले कर दिया है तो अब दोबारा नहीं करना है। ठीक है, और भी बहुत सारे बच्चों को बताना है। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।